अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ टॉप 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूंगा सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से भी जितने पास पेपर के रिपीटेड यूईटी ई कैट और नस्ट एनईटी के एमसीक्यूज़ थे वो डिस्कस कर लिए थे। उस वीडियो का मैं आप लोगों को उसकी एंड स्क्रीन लगा दूंगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो उसको पहले आप लोगों ने देख लेना है। बाकी तमाम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से जितने भी रिपीटेड इस पूरे चैप्टर में ई कैट और एन ई टी के एमसीक्यूज हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मीटर रॉड मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। एक ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है और लेंथ ऑफ मीटर रॉड पूछ रहे हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। तो लेंथ ऑफ कंट्रैक्शन का फार्मूला हम जाते हैं, ये एल नॉट प्रॉपर लेंथ है जब ये रेस्ट पे होगी और एल मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ है जो उसके अंदर वेरिएशन आएगा। अब ये सी स्पीड ऑफ लाइट है और वी ऑब्जेक्ट की स्पीड है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये वी उस ये जो हमारे पास मीटर रॉड है, ऑब्जेक्ट मीन मीटर रॉड, इसकी स्पीड लाइट के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप v की जगह पे c से रिप्लेस करें तो आप देखेंगे कि ये वन सी स्केयर ओवर सी स्केयर कट जाएगा, वन माइनस वन जीरो होगा, तो हमारे पास जो लेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो याद रखें जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है तो उसके अंदर कितनी लेंथ, इतनी ज़्यादा लेंथ कंट्रैक्शन होती है कि ऑलमोस्ट उसकी लेंथ हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ स्पीड ऑफ लाइट वर इन्फिनिटी देन मूविंग मैस। अब मूविंग मैस का आपको रिलेशन जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, ये एम नॉट प्रॉपर मैस है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, और जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके मैस में इजाफा होता है। कितना इजाफा होता है डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड पे। तो अब चाहोगे वो कह रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी है तो आप सी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें। अब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है, वन माइनस जीरो करेंगे तो नीचे वन नहीं रहेगा, तो एम हमारे पास एम नॉट के इक्वल आ जाएगा जब स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी के इक्वल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अब हमें पता चल गया कि इसका एम नॉट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज एम। एक ऑब्जेक्ट है उसका रेस्ट पे मैस एम है अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करती है, आप इस फार्मूला में भी देख सकते हैं कि जब वी वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ये आंसर बड़ा होगा, और बड़ी चीज़ जब वन में से माइनस होगी तो डिनोमिनेटर हमारे पास कम होगा, तो हमारे पास जो मैस है ये इंक्रीज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड वी यानी लाइट को अप्रोच कर दे तो ये सी स्केयर ओवर सी स्केयर वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो हमारे पास जो मैस है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे। तो यहाँ से हमें पता चला कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है मैस जो है ऑब्जेक्ट का वो भी इंक्रीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि एन ऑब्जर्वर शूट्स पैरेलल टू अ मीटर स्टिक एट अ वेरी हाई स्पीड एंड फाइंड्स दैट द लेंथ ऑफ मीटर स्टिक। तो मीटर स्टिक की हमसे लेंथ पूछ रहा है जब वो मूव कर रही हो। लेंथ कंट्रैक्शन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे पास ये फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर हमारे पास उसकी लेंथ पहले 1 मीटर थी तो वो हमारे पास लेस देन 1 मीटर हो जाएगी जब वो हमारे पास जो स्टिक है वो मूव करेगी। और एक ही फैक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि लेंथ कंट्रैक्शन सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है इन द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज ट्रैवलिंग। देर इज नो चेंज इन द लेंथ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब चूंकि इसके अंदर वो पैरेलल मूव कर रहा था जो ऑब्जर्वर है मीटर रॉड के, तो इस वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलेगी। अगर परपेंडिकुलर होता तो नहीं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होनी थी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्पीड से मूव करती जाती है उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, और अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे तो उसकी लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, जैसा कि पहले एमसीक्यूज में हमने देखा भी था। तो अब ये मीटर स्टिक जो है, 1 मीटर स्टिक, तो इसकी डेफिनेटली जब वो मूव करेगी तो हमारे पास लेस देन 1 मीटर हो जाएगी की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि एट विच रिलेटिविस्टिक स्पीड द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम डबल। तो अब ये तो हमें पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट का मैस इंक्रीज करता है। ज़ाहिर है अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो इतनी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं होती कि ये फैक्टर ये वाला हमें कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र है, मगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है तो उनका मैस भी इंक्रीज होता है। तो वो कह रहा है कि स्पीड के ऊपर ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट का एम मैस है ये रेस्ट मैस का डबल होगा, यानी 2m0 के इक्वल होगा ये एम। तो यहाँ से अब आप लोगों ने ये स्पीड की वैल्यू यानी वी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये एम नॉट से कट जाएगा, ये रिलेशन बनेगा, दोनों तरफ स्केयरिंग हम कर लेते हैं तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और ये रूट कट जाएगा। ये जो चीज़ डिनोमिनेटर में है ये लेफ्ट साइड पे 4 से जाके मल्टीप्लाई होगी, 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें आप,
और यहाँ से अब आप क्या काम करें, ये जो हमारे पास -4 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और 1 4 में से माइनस कर दें तो ये चीज़ बनेगी। और इधर से आप लोगों ने ये सी स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 इससे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ रूट लें, तो ये वी का हमारे पास रिलेशन आ गया। 3√2 ऑलमोस्ट 0.866 होता है। तो ऑलमोस्ट अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल जब मूव करे तो उसके करीब करीब, उसके करीब अप्रोच करके मूव करे, तो तब उसका जो मैस है वो रेस्ट मैस का डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि टू ब्लॉक्स हैं आयरन के, एक का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है और दूसरे को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वो कह रहा है कि आप लोग बताएं कि कंपेयर टू द 200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो ब्लॉक है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लॉक से कितनी रेडिएशन इमिट करेगा। एक चीज़ याद रखें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इमिटेड रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि E इक्वल टू एच एफ होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास E इक्वल टू एच एफ होता है और E इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा भी होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ हमारे पास कम होगी। तो अब अगर आप देखते हैं तो जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ब्लॉक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके अंदर से जो रेडिएशन इमिट होंगी वो स्मॉलर वेव लेंथ की होंगी। तो यही उसने 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ब्लॉक के बारे में पूछा था कि इसमें से ऑप्शन में से उसने पूछा हुआ था कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसमें इमिट होने वाली रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ उन रेडिएशंस की कम होगी। तो स्मॉलर वेवलेंथ होगी 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ब्लॉक जो इमिट कर रहा है रेडिएशन, उनकी वेवलेंथ। अच्छा नेक्स्ट बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेज द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने वो जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखी थी, तो उसमें ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होती है अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम। और जो आप लोगों ने ये ला भी पढ़ा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट ला, इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो अब वो कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो वेव लेंथ है ये शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड शॉर्टर वेव लेंथ, क्योंकि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो बीटा ऑप्शन है हमारे पास इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कॉम्पटन इफेक्ट्स प्रूव। तो याद रखें कॉम्पटन इफेक्ट में आपने देखा था कि जो फोटोन्स हैं वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और फिर फोटोन स्कैटर हो जाते हैं, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये जो मोमेंटम ट्रांसफर होना ये पार्टिकल की नेचर होती है। तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट यानी इनकी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम देखते हैं कि इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ इज मैक्सिमम। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर चेंज इन वेवलेंथ का फार्मूला आपको पता है कि जब फोटोन हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो स्कैटर हो जाता है खास एंगल पे। अब आप देख सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है इंसिडेंट फोटोन से, तो वो जो वेवलेंथ का चेंज आता है उसका ये फार्मूला है डेल्टा लैम्डा हमारे पास। अब आपको ये कुछ पता होना चाहिए। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री का हम पुट करें तो वन कॉस 180 डिग्री -1 होता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ। यानी हमारे पास ये जो इसने पूछा हुआ चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब ये जो स्कैटर्ड फोटोन है ये 180 डिग्री के एंगल पे स्कैटर हो। तो 180 डिग्री पे ये 2 टाइम्स H/m0c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये फार्मूला था, याद रखें डेल्टा लैम्डा को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं और H/m0c को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। और ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब थीटा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो ये अब आप देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन करके भी देख ली है कि जब स्कैटर्ड फोटोन 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास स्कैटर होगा तो तब कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। थ्रेश होल्ड वेवलेंथ ऑफ पेयर प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो याद रखें हमारे पास जो फोटोन होता है ये जब भी विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है, मगर उस फोटोन के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की है। और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी फोटोन के पास होगी तो वो फिर जो सरप्लस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बन जाएगी। तो अगर यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 2m0c² बनेगा और इलेक्ट्रॉन का मैस उतना ही होता है जितना पॉजिट्रॉन को होता है। तो इनकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो एटलीस्ट इतनी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास एक फोटोन के पास, उसको कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। और यहाँ से अब अगर आप लोग देखें तो अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, क्योंकि उसने वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी हुई है, तो अब ई का हमें पता है Hc/λ होता है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा को सेपरेट कर लूँ, ये मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, राइट साइड वाला सारा फैक्टर लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा। और एच की और सी की जब मैं वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूँगा तो 1.2 10⁻⁻12 मीटर आएगा। 10⁻12 मीटर को पिकोमीटर कहते हैं। तो ये वेव लेंथ होगी थ्रेशोल्ड वेव लेंथ पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की फॉर्म में एक फोटोन को।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशंस को एक दफ़ा देख लेना है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर पेयर प्रोडक्शन। याद रखें हमारे पास जो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट होती है इनकी एनर्जी कम होती है, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं मेटल सरफेस पे जब स्ट्राइक करती हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ होते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, और हाई एनर्जी फोटोन्स को हम यूज़ करते हैं पेयर प्रोडक्शन के लिए, जिनकी मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो गैमा रेज यूज़ होती हैं पेयर प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहते हैं, वो कहता है कि 1 kg मैस मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी उसने बता दी है, और वो डी ब्रोगली वेव लेंथ पूछ रहा है। तो पार्टिकल्स की जो वेव लेंथ होती है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो ज़ाहिर है उसके पास भी वो भी वेव की तरह बिहेव करता है। ये डेविसन और जर्मर ने प्रूव भी किया था। तो हमारे पास फार्मूला होता है H/mv, पार्टिकल की वेव लेंथ निकालने का। H की वैल्यू पुट करें, M हमारे पास 1 kg है, V की वैल्यू प्लग इन करें, कैलकुलेशन करें तो 1 × 10⁻³ मीटर आएगा। जितनी स्पीड कम होगी उतनी वेवलेंथ की वैल्यू कम आती है, इसलिए फिर हम उसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे हम इसको प्रूव कर सके। तो इसलिए जब स्पीड ज़्यादा होती है तब ये डोमिनेट फैक्टर होता है पार्टिकल की वेवलेंथ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है वेव एसोसिएटेड विद मैटर। तो आप जैसे कि आपने ये पार्टिकल की वेवलेंथ का फार्मूला भी देखा था कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा उसकी स्पीड होगी तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। तो व्हेन इट इज़ इन मोशन, तो तब जो मैटर है वो हमारे पास वेवलेंथ उसकी होगी, वेव की तरह बिहेव करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, दोनों की उसने काइनेटिक और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बता दी है। तो रिलेशन पूछ रहा है इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो ज़ाहिर है जब पार्टिकल मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उनके पास वेवलेंथ भी होती है। और अगर आप देखें तो वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास था H/mv, वी को रिप्लेस कर दें P से। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन होता है P²/2m। यहाँ से हम मोमेंटम निकालें 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, रूट आ जाएगा स्क्वायर खत्म करने के लिए। ये मोमेंटम की वैल्यू आप अब फार्मूला में पुट करें तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेवलेंथ पार्टिकल की और उसके मैस का रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये जिस तरह से मैंने ड्राइव किया आप लोगों ने इनके फाइनल रिजल्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेव नेचर को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। इलेक्ट्रॉन चूंकि पार्टिकल है तो उसकी वेव नेचर, और जिस तरह हमने ब्रैग्स इक्वेशन थी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, इसकी वेवलेंथ निकाली गई थी, और ये डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी बेसिकली वेव की होती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये इसका फिनोमिना स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और यूरेनियम न्यूक्लियस सब का सेम वेवलेंथ है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगेन अब आप देखें कि वेवलेंथ पार्टिकल की फार्मूला था H/P, P को रिप्लेस करें आप 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, रूट जो कि मैंने पीछे भी बताया था। तो यहाँ से आप देखें कि अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करता हूँ और काइनेटिक एनर्जी साइड पे कर लेता हूँ, तो अब चूंकि वेवलेंथ इन सब की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी और मैस का इन्वर्स रिलेशन है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और सबसे कम मैस इलेक्ट्रॉन का है इनमें से, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये यूईटी और नस्ट के रिपीटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। तो अगेन आप देखें काइनेटिक एनर्जी और जो मैस है इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, और वेवलेंथ तो चूंकि सेम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, तो काइनेटिक अब इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है तो इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोटॉन से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें मोमेंटम बता दिया 2 × 10⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये CGS सिस्टम में वैल्यूज़ गिवन है, और एनर्जी पूछ रहा है, और CGS सिस्टम में एनर्जी अर्ज में होती है। तो आप लोगों ने अब देखें कि एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी आप हमें पता है कि E = mc² होता है। आप इसको लिख लें mc/c, और mc बेसिकली मोमेंटम होता है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ प्लग इन करें। मोमेंटम 2 × 10⁻6 गिवन था, और c अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। मगर चूंकि यहाँ पे CGS सिस्टम में हम बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड की बजाय सेंटीमीटर पर सेकंड में लेंगे, और सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 होती है। तो अब बस इसके अंदर अब आप देख लें 3 2 ज़ार 6 होता है, 10⁻6 10⁻10 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻6। तो यूँ 6 × 10⁻6 अर्ज हमारे पास एनर्जी होगी फोटोन की, जिसका मोमेंटम हमें गिवन था। तो फोटोन के एनर्जी का फार्मूला यही होता है E = mc² लाइट का, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल अदर देन फोटोन विच रिलेशन इज ट्रू।
तो यहाँ से आप कुछ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, पार्टिकल की वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला था H/P। और इसमें अगर आप P को 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी या सिंपल एनर्जी को E से कह लें, तो यहाँ से आप देखें वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है एनर्जी के रूट के साथ वेवलेंथ का। ये केस है हमारे पास पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके लिए। तो अब फोटोन के केस में हमें पता है कि E इक्वल टू एच एफ होता है एनर्जी का, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं C/λ से, तो एनर्जी Hc/λ। तो एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है फोटोन के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पार्टिकल के अंदर वेवलेंथ और एनर्जी रूट का इन्वर्स रिलेशन, और फोटोन के केस में वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। वो हमसे पूछ रहा है फॉर अ मूविंग पार्टिकल अदर देन फोटोन, तो फोटोन के अलावा ये पार्टिकल वाला केस है। तो इसमें आप देख लें वेवलेंथ और एनर्जी का रूट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन है। ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के पूरे चैप्टर में से मैंने आप लोगों के साथ रिपीटेड यूईटी, कैट और नस्ट एनईटी के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को तमाम यूईटी, कैट और नस्ट के रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल मिलेगा। मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन भी मैंने लगा दी है, और आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करके रखना है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो सके जो अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जा सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।